हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बुक के सॉल्यूशन के बारे में देखने वाले हैं। बुक के बारे में जैसे आपको आइडिया लग गया होगा, और ये बुक रहने वाली है। इस बुक के अंदर जैसा कि आपको पता होगा, जिसके पास में भी बुक अवेलेबल है, इसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी तीनों सब्जेक्ट हैं और हर चैप्टर है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि शॉर्ट में उसकी थ्योरी लिखी हुई है और उसके बाद में उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब हर चैप्टर वाइज अपन जो क्वेश्चन है उनका अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आज हम जो बायोलॉजी है उसके चैप्टर हैं उनके क्वेश्चनों के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर जो फर्स्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। बायोलॉजी के अंदर जो पहला चैप्टर है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, वह बहुभ्रूणता सामान्यतः इसमें पाई जाती है। पोली एम्ब्रियोनी किसके अंदर पाई जाती है? पोली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड। एक बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण की उपस्थिति है, वो क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। और बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है? तो बहुभ्रूणता पाई जाती है नींबू के अंदर। सिट्रस वंश जो है, नींबू वंश, उसके अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एल्बुमिनस बीजों के अंदर भोजन या खालिस्तान आ गया, यानी किसमें संग्रहित होता है? भोजन किसमें संग्रहित होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें छांटना है। और जो नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं उनमें भोजन किसमें संग्रहित होता है? तो सीड को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। या एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड। दूसरा नॉन एल्बुमिनस। या नॉन एंडोस्पर्मिक। नाम से पता चल रहा है कि ऐसे बीज जिसके अंदर एल्बुमिनस, इसका मतलब भ्रूणपोष पाया जाएगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीट जो एंडोस्पर्म होता है उसको कंज्यूम नहीं किया जाता है, उसका अवशिष्ट भाग रह जाता है, उसको अपन एल्बुमिनस। और जिसके अंदर कंप्लीटली एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है, संपूर्ण भ्रूणपोष का उपभोग कर लिया जाता है, उनको बोलते हैं अपन नॉन एल्बुमिनस। यहां पूछा यह है कि एल्बुमिनस बीजों के अंदर, यानी जो एंडोस्पर्मिक है, यानी एंडोस्पर्म है, तो किसके अंदर बचेगा? वो भ्रूण पोष के अंदर। और एल्बुमिनस जो सीड होंगे इनके अंदर भोजन किस में संग्रहित होगा? इनके बीज पत्तर के अंदर। ऑप्शन हो जाएगा आपका इसके अंदर ए। आप खुद क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके पहले खुद आप आंसर है उसका आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके से आंसर है, उसके बाद में आप देख सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। एल्बुमिनस सीडों में भोजन भ्रूणपोष में संग्रहित होता है और नॉन एल्बुमिनस बीजों के अंदर बीज पत्तर में संग्रहित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक आवर्त बीजी की भ्रूणपोष कोशिका के अंदर 24 गुणसूत्र हैं, तो उसकी रूट की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? दिया क्या सबसे पहले वो देखना है। भ्रूणपोष कोशिका दिया एंडोस्पर्म सेल। एंडोस्पर्म सेल है वो कैसी है? ट्रिप्लोइड है, वो त्रिगुणित। और ट्रिप्लोइड का हमें नंबर कितना दे दिया? 24। तो हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई? 8 आ गई है। हमें पूछा क्या है?
मूल की कोशिका में, जड़ की कोशिका के अंदर, अब चाहे वो आपको रूट की पूछे, चाहे स्टेम की पूछे, चाहे लीफ की पूछे, सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। यानी रूट की सेल जो होती है ये कैसी होती है? डिप्लॉइड है, ये द्विगुणित होती है। अब हमारे पास में n की वैल्यू आ गई 8, तो कितनी आ गई? 16 आ गई, 16 गुणसूत्र होंगे। तो यहां पर मूल की कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? 16 गुणसूत्र होंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, सोचिए पहले खुद इसके बारे में, वीडियो को पॉज करके आप देखिए कि आंसर क्या आएगा। यदि भ्रूणपोष की कोशिका में 24 क्रोमोजोम हो तो युग्मकों में, पीछे वाला क्वेश्चन देखा था वहां पूछा था रूट की सेल के अंदर, कंडीशन यहीं पर है कि भ्रूणपोष के अंदर ट्रिप्लोइड है तो क्रोमोजोम कितने हैं? 24 है। एन की वैल्यू अपन निकालें तो वही कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और पूछा किसकी है? युग्मक की पूछी हमें, गेमिट की। और गेमिट खुद क्या होते हैं? गेमिट हैप्लोइड ही होते हैं, अगुणित ही होते हैं। तो इनके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भ्रूणपोषीय बीज इसमें पाए जाते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड किसमें पाए जाते हैं? केस्टर के अंदर भी मिलते हैं, बार्ले के अंदर भी है, कोकोनट के अंदर ही, ऑल ऑफ दीज, इसमें सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, दोहरे निषेचन की खोज सर्वप्रथम सन 1898 में किसके द्वारा की गई थी? अब देखो कई सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर है, वो सारी आपको तैयार करनी है। कि सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर पाया जाता है? ये एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी कि डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है? आवर्त बीजियों के अंदर। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज कब हुई थी? 1898 के अंदर हुई। किसने की थी? नवाज सिंह ने की थी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन इसे कितने टाइप के क्वेश्चन अपन कवर कर सकते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवाज सिंह ने की थी, कब की थी? 1898 के अंदर की थी। किस प्लांट के अंदर की थी? फ्रिटिलेरिया और लीलियम। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किस में हुई थी? फ्रिटिलेरिया और लीलियम के अंदर। किस वैज्ञानिक ने की थी? तो नवाज सिंह ने की थी। कब की थी? तो ये डेट आ गई। डबल फर्टिलाइजेशन पाया किस में जाता है? एंजियोस्पर्म के अंदर। एक क्वेश्चन से आप 4 से 5 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बुक के अंदर डालने का उद्देश्य यही है कि इससे आपको कई सारी चीजें वो कवर हो जाए। यानी एक क्वेश्चन से संबंधित अपन 2, 4, 5 जितने भी बातें उनको साथ में और कवर करें तो आपका एज एक रिवीजन भी साथ में हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरे निषेचन के बाद होती है? जैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो किसका निर्माण होता है? यानी जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो एंडोस्पर्म के अंदर डेवलप्ड हो जाता है। हम जैसे एम्ब्रियो शेक है, ये एम्ब्रियो शेक है। चलिए ओव्यूल बनाते हैं, ओव्यूल, एम्ब्रियो शेक। एम्ब्रियो शेक के अंदर यहां एंटीपोडल सेल होती है, यहां सिनर्जिड सेल है, बीच में एग सेल है, ये सिनर्जिड सेल है, बीच वाली सेंट्रल सेल है। लेकिन जैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो यहां पर एग सेल है, इसके पास में मेल गैमेट आएगा, ये डिप्लॉइड हो जाएगी यानी जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगी, जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। एक न्यूक्लियस है वो यहां आ जाएगा यानी ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन बन जाएगी। तो पहले इन दो न्यूक्लियस को अपन, इस सेल को क्या बोल रहे थे? सेंट्रल सेल बोल रहे थे। इसके न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन जैसे डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, ये क्या बन गई? पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इसका न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसके बाद में क्या होता है? ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यही आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करता है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, भ्रूणपोष का। क्योंकि अब यहां पर जाइगोट बन गया, जाइगोट से भ्रूण बनेगा तो भ्रूण को क्या चाहिएगा? पोषण भी तो चाहिएगा। और पोषण या न्यूट्रिशन देगा कौन? यहां पर एंडोस्पर्म देगा। ठीक है, तो यहां ऑप्शन हो जाएगा आपका डी।
प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है वो भ्रूणपोष में विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस पुष्प दोनों निम्न में से उपस्थित होते हैं, यानी दोनों ही प्रकार के पुष्प चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस यानी खुले और बंद दोनों प्रकार के पुष्प किसमें पाए जाते हैं? सोचिए। इसके अकॉर्डिंग है कॉमेलिना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के अंदर अपन बात करें तो 3 एग्जाम्पल दे रखे, कॉमेलिना, वियोला और ऑक्जेलिस। इन तीनों के अंदर ही चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परागकण क्या है? हम जब पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में, लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी में अपन पढ़ते हैं कि 4 लेयर होती है। इनके अंदर क्या होता है? हम पढ़ते हैं कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यानी ये एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये क्या करेगी? मियोसिस करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी, और अर्धसूत्री विभाजन से ये किसका फॉर्मेशन करेगी? माइक्रोस्पोर का, लघु बीजाणु का। ये सारी क्या होती है? डिप्लॉइड सेल होती हैं। ये कैसी होती है? हैप्लॉइड। एक सेल से मियोसिस हुआ तो कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और यही माइक्रोस्पोर होता है आगे चलकर किस में डेवलप हो जाएगा? पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ग्रेन परागकण के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लघु बीजाणु, यानी जो लघु बीजाणु है माइक्रोस्पोर, ये आगे चलकर डेवलप होता है पोलन ग्रेन के अंदर। तो परागकण के एक प्रकार का लघु बीजाणु है जो डेवलप होकर लघु बीजाणु आगे परागकण बना लेता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं। पुंकेसर किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? लघु बीजाणु पर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। देखिए अपन फ्लोवर की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टिग्मा पिस्टिल है, स्टेमन है, पेटल है और सेपल है। यानी बाहर की तरफ बाह्य दल, इनका समूह है ग्रुप बाह्य दल पुंज, एक यूनिट दल या पेटल समूह दल पुंज, स्टेमन इनका ग्रुप एंड्रोसियम, स्त्रीकेसर इनका पूरा ग्रुप जायांग। ये अपने आप में क्या होती है? पर्ण होती है। ये आपको देखो बाह्य दल और दल पत्ती जैसे लगते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं। तो पुंकेसर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? लघु बीजाणु पर्ण का। जबकि हम ये कहेंगे स्त्री केसर है, वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वो गुरु बीजाणु पर्णों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि इसी के ऊपर क्या होंगी? देखो पुंकेसर के अंदर, ये पुंकेसर है, इसके अंदर क्या मिलेंगे अपने को? लघु बीजाणु धानी मिलेंगी, लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु मिलेंगे। तो ये एक प्रकार से पर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, पत्ती की तरह होते हैं। तो लघु बीजाणु पर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर का, तंतु रूपी समुच्चय निम्न में से उपस्थित रहता है। तंतु रूपी समुच्चय किस में पाया जाता है? ये सिनर्जिड सेल के अंदर पाए जाते हैं। अभी अपने डायग्राम बनाया था एम्ब्रियो शेक का, भ्रूण कोश का, कि भ्रूण कोश के अंदर 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, 2 इसके अंदर सिनर्जिड सेल होती है और एक एग सेल होती है। ये जो सिनर्जिड सेल होती है इन्हीं के ऊपर क्या पाए जाते हैं? फिलीफोरम अपरटस पाए जाते हैं, तंतुरूपी समुच्चय पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा कि तंतुरूपी समुच्चय क्या करता है, उसको अपन वहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर ये बताना कि तंतुरूपी समुच्चय पाए किस पर जाते हैं? ये सहायक कोशिकाओं के ऊपर पाए जाते हैं। उच्च रूप से संघनित पर्वों वाला रूपांतरित पर्व है। रूपांतरित पर्व किसको कहा जाता है? पुष्प को कहा जाता है। कि पुष्प क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है, रूपांतरित पर्व है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निषेचन की प्रक्रिया के दौरान परागकण की नलिका प्राय इसके माध्यम से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। किसके माध्यम से भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करेगी? भाई भ्रूण कोश होता किसके अंदर है?
ये ओव्यूल या बीजांड के अंदर होता है। ये है ओव्यूल। इसके अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। ये वाला पार्ट होता है, ये क्या कहलाता है, बीजांड द्वार कहलाएगा, माइक्रोपाइल। और जो पोलन ट्यूब आती है वो इधर से आकर इसी के थ्रू क्या करती है, भ्रूणकोश के अंदर आती है। तो किसके द्वारा भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायांग का जो भाग पराग कोश ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं। जायांग की एक यूनिट है, वो क्या कहलाएगी, पिस्टिल कहलाएगी, स्त्री केसर। स्त्री केसर के अंदर होते हैं 3 भाग। सबसे आगे वाला भाग क्या कहलाता है, स्टिग्मा। ये वाला भाग स्टाइल और ये ओवरी। तो सबसे पहले पोलन ग्रेन कहां पर आएगा, स्टिग्मा पर आएगा, यानी वर्तिकाग्र पर आता है। तो जायांग का भाग जो पराग ग्रहण करता है वो हो जाएगा वर्तिकाग्र। जब परागकण, एक परागकण जब 3 कोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है तो उनमें से 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। परागकण या तो 2 कोशिकीय अवस्था में निकलेगा या 3 कोशिकीय अवस्था के अंदर निकलेगा। जब ये 3 कोशिकीय अवस्था में होता है, यानी लगभग ऐसे मान के चलें कि जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं इनके अंदर परागकण 2 सेल स्टेज के अंदर निकलते हैं। बाकी जो 40% होते हैं, 40% के अंदर 3 सेल स्टेज के अंदर मुक्त होते हैं। जो 3 सेल स्टेज के अंदर जब ये निकलते हैं पोलन ग्रेन, तो उसमें 3 सेल कौन सी होती है, इसमें एक कायिक कोशिका होती है और 2 नर युग्मक होते हैं। ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन के बाहर की तरफ स्पोरोपोलेनिन की लेयर, इसके अंदर एक बड़ी सी वेजिटेटिव सेल कायिक कोशिका होती है और एक जनरेटिव सेल होती है जनन कोशिका। लेकिन जहां 3 सेल स्टेज में निकल रहा है वहां पर जनन कोशिका विभाजित होकर क्या बना लेती है, 2 मेल गेमेट बना लेती है, 2 नरयुग्मक बना लेती है। तो 2 नरयुग्मक है और एक कायिक कोशिका है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु बीजाणु धानी की 4 भित्ति स्तरों की बनी होती है, जहां पर सही ऑप्शन छांटना है। तो लघु बीजाणु धानी की सबसे बाहर वाली परत एपिडर्मिस बोलेंगे, इसके बाद वाली को एंडोथीसियम बोलेंगे, इसके बाद वाली को मिडल लेयर बोलेंगे, सबसे अंदर वाली को क्या बोलते हैं, टेपिटम बोलते हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। ये लेयर इस तरीके से होती है। अब खुद आप इसके अंदर छांटे कि कौन सा स्टेटमेंट है वो सही होगा। ऑप्शन बी देखिए, मध्य स्तर अंतस्थीसियम और टेपिटम के बीच में होता है, यानी मध्य स्तर मिडल लेयर एंडोथीसियम और टेपिटम के बीच में स्थित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लघु बीजाणु धानी की सबसे अंदर की परत टेपिटम है, जिसका कार्य क्या है। अभी हमने कही कि सबसे अंदर की लेयर है वो टेपिटम है, और टेपिटम क्या करती है, न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। परागकण की कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक को निर्मित करती है। देखिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। कौन सी कोशिका है वो विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है। अभी हमने बात की थी कि जो पोलन ग्रेन होता है तो उसमें एक जनरेटिव जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका होती है। 3 सेल स्टेज वाले के अंदर जनन कोशिका विभाजन करके क्या बनाती है, 2 नर युग्मक बनाती है। तो जनन कोशिका देखिए ऑप्शन रहा बी के अंदर।
परागकण की जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों को निर्मित करती है। एक आवर्त बीजी भ्रूणकोश में तंतु रूपी समुच्चय का क्या कार्य है? तंतु रूपी समुच्चय क्या करता है? पराग नलिका की सहायक कोशिका में अंड की ओर वृद्धि हेतु मार्गदर्शन करता है। बिल्कुल, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। यानी ये पोलन ट्यूब को गाइड करेगा। जैसे हमने इस तरीके से ओव्यूल, यह ओव्यूल, ये माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, ये एम्ब्रियो सेक में यहां पर एग सेल और यहां पर सिनर्जिड सेल, और सिनर्जिड सेल के ऊपर अपन कहते हैं कि क्या होता है? फिलीफॉर्म अपटस। ये फिलीफॉर्म अपटस होता है, यही पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। हम देखते हैं कि पोलन ट्यूब इधर से आती है, वो इधर ही क्यों आ रही है? क्योंकि ये कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करते हैं जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए जरूरी है, और उसके लिए पोलन ट्यूब है इधर ग्रोथ करती जाएगी, और ये आएगी सिनर्जिड सेल के पास में, यहाँ आकर फटेगी, उसके बाद में गेमेट रिलीज करेगी, एक गेमेट एग सेल के पास में चला जाएगा, एक जो दो पोलर न्यूक्लियस उनकी तरफ चला जाएगा। तो क्या करती है? पराग नलिका की सहायक कोशिका में अंड की ओर वृद्धि हेतु मार्गदर्शन करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में इस क्वेश्चन के अंदर जायान का वह भाग जो पराग की अनुकूल प्रकृति को सुनिश्चित करता है। जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले परागकण आया कहां पर? स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा पर किसी अदर जाति का, अन्य किसी प्रजाति की जाति का भी पोलन ग्रेन आ सकता है। कोई भी जो फ्लोवर है वो अपनी ही जाति के पोलन ग्रेन को कैसे सुनिश्चित करेगा, कैसे पहचानेगा? ये काम किसके द्वारा करे जाएंगे? जैसे अपन पढ़ते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो वहां देखते हैं कि अपनी ही जाति के पोलन ग्रेन को पहचानती है। ये काम करती कौन है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। एक क्वेश्चन पहले भी इस तरीके का आया था कि पोलन ग्रेन कहां पर आते हैं, कौन मंच की तरह काम करता है पोलन ग्रेन के लिए? तो वो भी क्या है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा है। इसके बाद में चलते हैं 21। विकल्पों में से कौन सा सही है? पहचान इसमें से कौन सा सही है? पराग कोश में पराग कणों का समान पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना ऑटोगेमी यानी स्वपरागण कहलाता है। बिल्कुल ये बात करेक्ट है। पुष्प सेम है, उसी पुष्प का स्त्रीकेसर है, उसी का पुंकेसर है, पोलन ग्रेन निकले उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, ऑटोगेमी है। ठीक है। एक पुष्प के परागकोश से पराग कणों का समान पौधे के दूसरे पुष्प पे, देखो पौधा समान है लेकिन पुष्प क्या अलग है। एक पुष्प के परागकोश से परागकण समान पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी फ्लोवर है, यहां पे अलग है, यहां पर दूसरा फ्लोवर अलग है। इसके से यहां से दूसरे पे आ रहे, प्लांट सेम है, एक ही पुष्प के ऊपर है, तो उसको अपन जिटोनोगेमी या सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, परागकोश से परागकणों का आनुवंशिक रूप से भिन्न पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना। पौधे ही अलग अलग हैं, अलग अलग पौधे पे जा रहा था, उसको क्या बोलते हैं अपन? जीनोगेमी या परपरागण बोलते हैं। ये बात भी बिल्कुल सटीक है। इसका मतलब सारे ऑप्शन सही है। यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको तीनों प्रकार के जो पोलिनेशन परागण है उनके बारे में समझ लेना है कि सेम पुष्प पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, प्लांट सेम है, फ्लोवर सेम है, ऑटोगेमी। प्लांट सेम है लेकिन फ्लोवर डिफरेंट है, जिटोनोगेमी सजात पुष्पी परागण। प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लोवर भी डिफरेंट है, इसका मतलब जीनोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल परागित पौधा नहीं है, यानी इसमें जल के द्वारा परागण नहीं होता है? तो जोस्टेरा, वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला तीनों में होता है, कैनाबिस के अंदर नहीं होगा। नहीं पूछा यहाँ पर, तो कैनाबिस के अंदर नहीं होगा। यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है कि जल के द्वारा परागण किस में हो रहा है, तो जोस्टेरा, वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला के अंदर। अगला क्वेश्चन, कांटेदार और चिपचिपे परागण और बड़े आकर्षक रूप से रंगीन पुष्प
निम्न के साथ में संबद्ध होते हैं। जल परागण के लिए कीट परागण, पक्षी परागण, वायु परागण। देखो जल परागण हो चाहे वायु परागण हो, इनके अंदर पुष्प जो होते हैं वो कलरफुल नहीं होते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग है या कहेंगे कि अजीवी घटक है। इनको अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार की सुगंध छोड़ने की या नेक्टर बनाने की या पुष्प को रंगीन होने की जरूरत नहीं होती है। जहां जल के द्वारा और वायु के द्वारा परागण होता है वो फ्लोवर कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं, नहीं उनमें किसी प्रकार की गंध है, यानी गंधहीन, रंगहीन, मकरंदहीन होते हैं। लेकिन यहां कह रहे हैं कि रंगीन है। रंगीन इसका मतलब किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्ट किसको? कीटों को। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने वाले जो फ्लावर होते हैं वो रंगीन होते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों की कृषि, प्रजनन, क्रय विक्रय और व्यवस्था के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला देखिए, बेमेल जोड़े को चयन करना, इसमें से कौन सा बेमेल है? लघु बीजाणुधानी और परागकोश। बिल्कुल ठीक बात है, परागकोश के अंदर ही क्या मिलती है? लघु बीजाणुधानी होती है, तो ये मैच कर रहा है। गुरु बीजाणुधानी, बीजांड, ये भी मैच कर रहा है। परागकण, मादा युग्मक, मादा युग्मक नहीं है। परागकण के अंदर तो क्या मिलते हैं? नर युग्मक होते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बाकी भ्रूणकोश है, उसको मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है, फीमेल गेमेटोफाइट। बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन यहाँ बेमेल पूछा आपको, मिसमैच, तो कौन सा हो जाएगा? सी। अब यहां से एक चीज और समझिए, भ्रूणकोश को क्या कहा जाता है? मादा युग्मकोद्भिद, यानी युग्मकोद्भिद या गेमेटोफाइट वो होते हैं जिनके अंदर गेमिट होते हैं, युग्मक होते हैं। तो मेल गेमेटोफाइट कौन होता है? मेल गेमेटोफाइट कौन होता है? परागकण होता है। परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसे मैंने बताया कि जो बुक है, बुक के अंदर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनकी आंसर की भी पीछे की तरफ बुक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इनके चैप्टर वाइज अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज अपने सबसे पहले चैप्टर के बारे में की, और जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर के अपन इस बुक के क्वेश्चनों का अपन सॉल्यूशन करेंगे। अब इसके साथ में भी एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट जो है वो टेस्ट सीरीज लेके आया है। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर अवेलेबल है। क्योंकि पढ़ने के साथ पूरी साल हमने क्या पढ़ा, जितने ज्यादा अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे या जितने टेस्ट देंगे तो हमें हमारा आकलन होगा कि मेरी तैयारी कितनी क्या है। और अभी क्या कि हमारे पास में कुछ समय तो जहां हमें इंप्रूवमेंट करना वो अपन इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप में, यानी अपनी तैयारी को जांचना जरूरी होता है। और जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करोगे उतनी आपकी कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इससे आपको पता भी चलेगा कि कहाँ पर आप गलतियां हो रही हैं, क्या कमजोरियां हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लेके आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एम्स के लिए और आरयूएचएस दोनों के लिए ही अवेलेबल है। अब इसके अंदर क्या है कि देखो, ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज रहने वाली है वो फ्री रहने वाली है, और जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसका 1500 रुपए चार्ज रहने वाला है। आरयूएचएस के लिए 1500 रुपए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए। जो बच्चा सीकर के आसपास क्या सीकर में रहा तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है इजीली। इसके अंदर 7 माइनर टेस्ट होंगे, 2 मेजर टेस्ट होंगे और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। 13 टेस्ट होंगे। 13 टेस्ट में आपके पास में 1300 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके साथ में इस 1500 रुपए में, यानी कि टेस्ट सीरीज है, इसके साथ में ये जो बुक है ये बुक आपको फ्री में दी जाएगी। ये इन्हीं 1500 रुपए के अंदर इंक्लूड की गई। तो एक बुक मिलेगी और आपको पूरे टेस्ट के बारे में मिल जाएगा। अब इन टेस्ट का शेड्यूल है वो किस तरीके से रहने वाला है वो भी आपको थोड़ा बता देते हैं हम। टेस्ट का शेड्यूल है वो किस तरीके से रहने वाला है, ये टेस्ट की विशेषताएं, किस तरीके से टेस्ट का आयोजन होगा, शेड्यूल की बात कर लेते हैं। जैसे माइनर टेस्ट, पहला टेस्ट 13 अप्रैल को, और ये उनका सिलेबस है कि कौन से चैप्टर के अंदर क्या सिलेबस आने वाला है, कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर आने वाले, वो हो गया। सेकंड माइनर टेस्ट है वो 17 अप्रैल को, उसके अंदर ये सिलेबस है।
ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का, ये बायोलॉजी का है। इसके अलावा 21 अप्रैल को माइनर टेस्ट 3 होने वाला है, जिसके अंदर ये सिलेबस रहने वाला है। 4 अप्रैल को 4th माइनर टेस्ट है, वो 25 अप्रैल को होने वाला है, जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर टॉपिक रहने वाले, यानी यहाँ पर शेड्यूल पूरा दे रखा है। आगे टेस्ट किस किस तरीके से होंगे, 5वां टेस्ट 5वें से लेकर टोटल जो 13 टेस्ट हैं, लास्ट टेस्ट है वो 25 मई तक चलेंगे। ये पूरा शेड्यूल है टेस्टों का। ये जैसे आप हमारे साथ में जुड़ते हो, पूरा शेड्यूल है, आपको बता दिया जाता है, शेड्यूल आपको मिल जाएगा, तो उससे आप देख सकते हो टॉपिक को, शेड्यूल किस तारीख को किस तरीके से है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, इसके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर सारी सूचनाएं आती हैं। इसके अलावा ऐप से संबंधित यदि आप कोर्स खरीदना चाहते हो तो कोर्स का जो ऐप का लिंक है, उससे संबंधित बुक का लिंक है, टेस्ट सीरीज है, इन सब का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो जरूर अपने आप को चेक करिए, जांचिए, हमारे साथ में जुड़िए, अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करिए। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। आगे के चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ में एक नए वीडियो के साथ में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।